वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद करते हैं आपको एक नए अंदाज और एक नए आगाज के साथ। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाज़ेब अहमद। इस नई सुबह जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पर आप हमें देख रहे हैं बराहे रास्त। और शाज़ेब और मैं आज बहुत ही खुश हैं भाई, क्या मौसम हो रहा है और हर तरह का मौसम बदल रहा है, चाहे सियासी हो या वैसे हो, है शाज़ेब। और इस मौसम में सिर्फ एंजॉय करने का दिल करता है, लेकिन क्योंकि सियासी मैदान से भी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है तो उसका जिक्र करना ही बहुत जरूरी है। तो सुबहनामा में सबसे पहले आपको खबर देते हैं कि हमने देखा कि स्क्रूटनी कमेटी का फॉरेन फंडिंग जो केस था उससे मुतालिक एक रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंडिंग के बारे में जो जांच पड़ताल की गई है उसका मैं खैर मकदम करता हूं, लेकिन हमारे अकाउंट की जितनी ज्यादा जांच पड़ताल की जाएगी कौम के लिए उतनी ही हकाइक की वजाहत होगी या सामने आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और नून लीग और पीपीपी की फंडिंग पर भी इलेक्शन कमीशन की तहकीकात का मंजर जो है वो होगा। ऑब्वियसली नून लीग ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाया और शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि कमेटी बताए पीटीआई ने पैसे कहां से लिए और किसे भेजे। ये दो सवालात शाहिद खाकान अब्बासी ने उठाए। तो ये तो कुछ सियासी बातें, आगे चलकर इस पर भी कुछ तफसीली बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी अहम खबर है जो हमने देखा, गुज़िश्ता रोज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से और बड़े अहम मामला पर बात की गई। और एक मामला कुछ ये भी था कि एक सवाल उठाया गया सहाफ़ी की जानिब से, जिसके जवाब में DGISPR ने कुछ ये कहा कि नवाज शरीफ से डील की बातें बेबुनियाद हैं। नवाज शरीफ से मुताल्लिक सब कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। हाँ, और अगर डील की कोई बात कर रहा है तो आप उसी से जाकर पूछ लें कि ये क्या तफसीलात क्या हैं उसकी। और सबूत भी देते हैं कि कौन डील कर रहा है, क्या कह रहे हैं आप बताओ। बड़ा मतलब बेसिकली जवाब बड़ा उन्होंने इस हिसाब से दिया कि भाई आप जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आप उसी से फॉलो अप। और साथ ये भी कहा कि दर हकीकत जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई मसला नहीं है, सब कुछ भी ऐसा नहीं है जिस तरीके से ये बातें की जा रही हैं, कयास आराइयां फैलाई जा रही हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी प्रोग्राम में आगे चलकर तफसीली बात करेंगे। लेकिन सुबहनामा में जैसे कि हम आपको पूरे प्रोग्राम को ओवरव्यू दे रहे हैं तो कोरोना की बात करना भी बहुत जरूरी है। अब मुख्तलिफ शहरों से केसेस में इजाफा हो रहा है माया, चाहे लाहौर और कराची की बात की जाए तो वहां पर भी 60% केसेस रिपोर्ट हुए हैं ओमिक्रॉन के। 60% शाज़ेब, ये नंबर इंक्रीज कर रहा है और ये बार बार हम लोग इसी बात पे कह रहे हैं ये नंबर इंक्रीज कर रहा है। और इसी बात पर जो है वसीद उमर साहब ने और डॉक्टर साहब ने जो है वो इस तशवीश का इजहार किया और बाकायदा इस बारे में बताया है कि अब लोग जरा होशियार होना शुरू हो जाएं, होशियार भी हो जाएं। और साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनकी मुतासर होने की शरह बहुत कम है। यानी कि यहाँ पर यही कह सकते हैं हम लोग भी आपको कि वैक्सीन लाजमी लगवाएं। अगर आप लोग 2 डोजेस लगवा चुके हैं तो बूस्टर वैक्सीन की तरफ जाएं, जो कि अब शुरू हो चुकी है, उसका आगाज हो चुका है। और इस्लामाबाद के बारे में ये बताया जा रहा है कि वहां पे 140 से बढ़ गई है मुतासरीन की तादाद और पंजाब में 180 से ज्यादा अफराद नए वेरिएंट का शिकार हो गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स भी मुतासर हो रहे हैं। बिल्कुल, लाहौर और में भी इंतजामिया बूस्टर्स लगवाने की मुहिम जो है वो इस तरफ से बताने शुरू कर दी गई है और इस वक्त काफी सूरत हाल संगीन हो चुकी है। अब जरा होशियार हो जाएं, अलर्ट अलर्ट और अलर्ट। होशियार इसलिए भी हो जाएंगे कि नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किस वेरिएंट से कैसे बचना है, उनकी अलामात क्या है और बचने का तरीका सिर्फ यही बताया जा रहा है कि आपने वैक्सीन लगवानी है। जिस तरीके से हम आपको बताएं कि फ्रांस में साइंसदानों ने अब कोरोना का ही एक और वेरिएंट जिसका नाम IHU है वो दरियाफ्त किया है। अब ये वेरिएंट में क्या होगा माया, मतलब इसकी क्या अलामात होंगी, इसका हल क्या होगा? मैं तो सिर्फ ये परेशान हूँ कि IHU के लिए मैंने तो दिल में बहुत ज्यादा बातें सोच ली है कि एक से बढ़कर एक बात जो आ रही है। उनके पहली बार पिछले महीने में जूनी फ्रांस में ये पाया गया और जहां कम से कम 12 अफराद IHU से मुतासर पाए गए। माहिरीन के मुताबिक इस वेरिएंट में 46 म्यूटेशंस हैं जो कि ओमिक्रॉन से भी बहुत ज्यादा है। ओमिक्रॉन का तो खैर अभी तक हम पता ही कर रहे थे कि ओमिक्रॉन क्या है और अभी IHU जैसी आ गया। 46 म्यूटेशंस, 46 ये तो अब जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, उसके बाद पता लगेगा कि ये भी कितना खतरनाक है अगर इतनी ज्यादा म्यूटेशंस हैं। इस पर भी हम बात करेंगे आगे चलकर। अब आपको लेकर चलते हैं मौसम की तब्दीली, जो हमने शुरू में भी जिक्र किया। मौसम बदल रहा है ना सिर्फ कराची और सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे रोज मौसम के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है और शाज़ेब और मैं रोज मौसम के बारे में बात करते हैं। हम जब बात करेंगे तो आपके साथ बात करेंगे। तो आपको लेकर चलते हैं शाज़ेब पहले मरी की तरफ।
बिल्कुल, और इस नए साल का आगाज ही बड़ा भीगा भीगा सा हुआ है, मुसलसल बारिशें चल रही हैं। अच्छा भीगा मतलब प्यारा, खुशी के आंसू, खुशी के आंसू। प्यारा मौसम चल रहा है, मुख्तलिफ शहरों में कई बर्फबारी देख रहे हैं, कहीं बारिश देख रहे हैं। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं मरी का, मलिका कौसार मरी, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग फौरन पहुंच जाते गाड़ियां लेकर, क्योंकि वहाँ के नज़ारे बड़े खूबसूरत होते हैं। तो वहाँ के जो हमारे नुमाइंदे हैं सुधीर अब्बासी, वो हमें आगाह कर रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद सयाहों की मरी पहुंची है। जी सुधीर बताइएगा। कौसार मरी में वक्फे से आज भी जो है वो बारिश बर्फ का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त बाज़ मकामात पर बादल छाए हैं और बाज़ मकामात पर हल्की जो है बारिश भी है, बर्फ भी है। और बर्फ के बाद जो यहाँ का जो नज़ारे हैं वो मज़ीद निकल कर सामने आ चुके हैं। इस वक्त मरी की तमाम शाहराहों से बर्फ साफ कर दी गई है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी फिसलन के बायस मामूली मुतासर भी हो रही है, लेकिन जो सयाह यहाँ पर मौजूद हैं वो इस मौसम को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। आज भी सयाहों की एक बड़ी तादाद ने यहाँ मलका कौसार मरी की तरफ रुख किया हुआ है, जो यहाँ के मौसम और नज़ारों को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ एक टूरिस्ट मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इस बर्फ़ को और इस मौसम को कितना इंजॉय करते हैं। हम लोग 3 दिन से इधर आए हुए हैं, इस मौसम को और बर्फ़ को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग भी आएँ और अल्लाह की कुदरती नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हों। और इंजॉय करने के बाद हम लोगों ने ये एक स्नोमैन बनाया है, जगह जगह सेल्फियाँ ली हैं, मूवीज़ बनवाई हैं। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस मौसम को और इस बर्फबारी को उन्होंने भरपूर तरीके से एंजॉय किया है। उन्होंने बर्फबारी के दौरान यहाँ एक स्नोमैन बनाया है, बड़ी मेहनत के साथ इस स्नो को उन्होंने एक सेल्फी के लिए बनाया है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर स्नोमैन को देख सकते हैं। जैसे मैंने भी स्नोमैन बनाना है, मुझे भी स्नोमैन चाहिए। कराची में आप बारिश मैन बना सकती हैं, बारिश हो रही है, स्नो नहीं हो रही है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अब हम चल रहे हैं शाज़िब, अब हम चल रहे हैं लाहौर की कुछ बात करते हैं। मरी की सूरत हाल आपने देखी, किस हद तक बर्फ में इजाफा हो गया, वहाँ पर बर्फबारी जारी है। लाहौर में क्या सूरत हाल है, वहाँ से हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़हीम बताइएगा, लाहौर में अब धुंध का राज तो छट चुका है, जिस तरीके से बारिशें शुरू हो गई हैं, इसका भी अब अल्हम्दुलिल्लाह कि शुक्र है कि ये गुजर गया वक्त। अब बताइएगा कि बारिश के बाद मौसम कैसा है, सर्दी में इजाफा हो गया है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल जी, लाहौर शहर जो है ऐसा शहर है जहाँ के बासी जब भी कोई खुशी का मौका होता है, कोई त्यौहार होता है या मौसम अच्छा होता है तो उसको अच्छे खाबे खाकर ही उसको मनाते हैं। गुज़िश्ता 2 रोज से होने वाली बारिश के बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन लाहौरिये जो है वो मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर जाकर आज खूब खाबे खा रहे हैं। कोई हलवा पूड़ी खा रहा है तो कोई नान चने खा रहा है, लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तो पाए चल रहे हैं, और छोटे और मटन के पाए खाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जो है वो फैमिलीज के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है, और खूब फैमिलीज के साथ यहाँ पर खानों को एंजॉय किया जा रहा है। फैमिलीज यहाँ पर मौजूद है क्योंकि सर्दी की जो छुट्टियां हैं, बच्चे जो हैं अभी घरों पर ही हैं, तो आज सुबह यहाँ पर जब हम पहुंचे तो फैमिलीज बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंची हुई थी, और अभी भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नाश्ता करने में मसरूफ है। और सबका ये कहना है कि बारिश के बाद जो है वो लाहौर शहर में जो स्मोक की सूरत हाल थी उसमें आज आपने नाश्ता क्या किया है? लाहौरियों के नाश्ते का जिक्र हो रहा है, तो आपने दिन का आगाज इतने प्यारे मौसम में किस नाश्ते से किया है? अच्छा, अभी तो मेरे पास सिर्फ 3 चॉइसेस थी, जिसमें हलवा पूरी थी, नान चने थे और पाए थे। तो कोशिश यही है कि मौसम सर्द है तो पाए ही खाए जाएं, क्योंकि पाए खाएंगे थोड़ी सी हरारत आएगी, थोड़ी सी जान बनेगी, और इस मौसम को हम भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। क्योंकि जाहिर बात है जब यहाँ पर आप काम के लिए निकलते हैं सुबह, तो अर्ली मॉर्निंग तो नाश्ता जो है जब ये पता हो कि आपने ऐसी जगह पे जाके लाइव पेपर देना जहाँ पर खाबे हों, तो ऐसे में फिर थोड़ी सी तब्दीली जो है हमारे मेन्यू में भी बनती थी, लेकिन यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि लोग से नाश्ता करें। आपने हमें अपडेट कर दिया मौसम के बारे में कि लाहौर का मौसम कैसा है, और मौसम जब लाहौर का अच्छा हो तो लाहौर ही निकल पड़ते हैं मुख्तलिफ खानों की तरफ। और लाहौर देख रही हूँ तो साथ साथ पेशावर का भी बताना बहुत जरूरी है। पेशावर से हमारे साथ हमारे जिशान काका खेल, हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज मौजूद है वहां पर। तो हमें बताएं जिशान भाई, लाहौर और हमने जो अब तक मरी की रौनकें देखी, तो इस वक्त पेशावर की क्या रौनकें हैं? जी माया और शाहज़ैब, गुड मॉर्निंग। आपको भी दावत देते कि कभी पेशावर का चक्कर लगाए, हम आपको यहाँ के रिवायती खानों और नाश्तों से जो है तवाज़ो कर सकते हैं। इस वक्त मौजूद है पेशावर सदर में, और यहाँ पर जो मुख्तलिफ नाश्ते हैं वो लोग चॉइस कर रहे हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द है, कई दिनों से बारिश
का सिलसिला जारी था। आज तो बारिश थम गई है लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द है, तो यही वजह है कि जो पिशावरी है वो मुख्तलिफ टेस्टी खानों और के साथ साथ जो है नाश्ते के लिए पहुँच गए हैं। कोई यहाँ पर इंजॉय कर रहा है तो कोई गर्मा गर्म का जो नाश्ता है वो घर वालों के लिए भी ले जा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त पाए जो है वो चॉइस रखा गया है, इसके साथ साथ जो है वो हलवा पूड़ी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिला है। साथ ही साथ में बाद में माया, आप जब भी पेशावर आए तो आप जो है पेशावरी केवा जो है उसको ज़रूर टेस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर केवे की दुकान पर बड़े अफसोस की बात है, आप माया को इन्वाइट कर रहे हैं लेकिन आप मुझे इन्वाइट नहीं कर रहे। और यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, एक तो मुझे इनवाइट करें, मैं भी पेशावर आना चाहता हूँ ये सब खाने के लिए, लेकिन वहाँ के चपली कबाब बड़े मशहूर हैं मैंने सुना है, ऐसा है? जी शाहज़ैब, बिल्कुल आपको भी दावत है, आप भी आए, हमारे मेहमान बने कभी। बिल्कुल चपली कबाब भी लोगों की चॉइस होती है, साथ ही साथ में जो है वो जो तिक्के होते हैं, कढ़ाई टिक्का, दमपोख, रोस्ट, वो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की चॉइस होती है। और न सिर्फ पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा से बल्कि मुल्क भर से लोग आते हैं और एक बार तो लाजमन वो टेस्ट करते हैं। तो सुबह के वक्त जो है जो रिवायती नाश्ता है उस पर काफ़ी ज़्यादा रश जो है मिलता है। और यहाँ पर शाहज़ैब और माया एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता, लाहौर से फ़हीम अमीन हमारे साथ थे और आपको हमने सूरत-ए-हाल दिखाई भी। तो ये मौसम जब अच्छा होता है तो मुख्तलिफ खाबों का सिलसिला शुरू हो जाता है, देसी खाबे बड़े एंजॉय किए जाते हैं। एक शहर रह गया है हमारा, एक और शहर, शहर कायद कराची, वहां की बात कर लेते हैं। कराची में इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल है? मौसम तो यहाँ पर भी बड़ा ठंडा है और यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला जारी है वक्फे से। तो हमारे साथ मौजूद है शराज अहमद, कराची 92 न्यूज़ नुमाइंदा। अस्सलाम वालेकुम शराज साहब, बताएं कराची की क्या रौनकें हैं? मौसम बदल गया है। वालेकुम अस्सलाम। शहर कायद में भी मौसम जो है इस वक्त खुशगवार हो चुका है और शहर कायद में बारिशों के बाद जो है वो सर्दी की लहर भी बढ़ गई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और पूरे शहर में इस वक्त बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार है और शहरी भी काफ़ी ज़्यादा इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से हम देख रहे हैं कि कराची का मौसम बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, वक्फे से बारिशें भी हो रही हैं, कहीं पर हल्की बारिश हो रही है, कहीं पर तेज़ बारिशें हो रही हैं। और इस मौसम को इंजॉय करने के लिए शहरी जहां सी व्यू और खूबसूरत पार्क्स का जो है वो जा रहे हैं, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ मज़ेदार खाने जो हैं उनको भी जो है काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी रही है। समोसे पकौड़ों की दुकानों पर बहुत ज़्यादा जो रश है वो हमें भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में जो सर्दी की लहर है वो आइंदा 2 रोज़ तक बरकरार रह सकती है। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि इस वक्त शहर कायद में जो मौसम है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा कुछ रोज तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, लोगों के मिजाज काफ़ी खुश हो गए। बहुत ही कम सर्दियों में जो है ऐसा मौसम हमें दिखाई देता है और इसी वजह से शहरी जो है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए इतना अच्छा मौसम होता है, इतनी प्यारी बारिश होती है तो लोगों के मूड्स तो वाकई अच्छे हो जाते हैं, चेहरे खिल उठते हैं, आप देख रहे हैं कराची वालों के, आप शराज भाई के भी देख रहे हैं, शाहज़ेब के भी देख रहे हैं। मैं तो खैर रोज ही खिलखिलाती हूँ माशाल्लाह से, लेकिन कराची का वेदर इज चेंजिंग एंड इट इज एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जब आप घर से निकलते हैं तो आपको एक खुशगवार एहसास होता है। तो मेरा ख्याल है शाहज़ेब एक खुशगवार एहसास के साथ इस दिन का जब आगाज जवाब नेमन साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जो खुशगवार मौसम है ये कब तक चलता रहेगा। तो जवाब नेमन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे वेदरमैन। सर आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो शाहज़ेब भाई काफी हद तक बेहतर है। अब मेरी आवाज जो है वो वापस लौट रही है। बिल्कुल आपकी आवाज हम देख रहे हैं कुछ उसमें वापस आ गई है, वो जान आ गई है। तो जवाब भी जरा बताएं, ये जो कराची में बारिशों का सिलसिला चल रहा है, सबसे पहले कराची की बारिश का जो है वो जिक्र कर लेते हैं। ये अगला सिस्टम कराची के लिए आना है, वो कब आएगा और ये जो सिस्टम चल रहा है ये कब तक जारी रहेगा? देखिए शाहज़ेब भाई, जो पिछला सिस्टम था वो कल दोपहर से जो है वो पाकिस्तान के सारी लारी इलाकों से यानी कि कराची से जो है वो निकल गया था। अगला सिस्टम जो है वो आज से बलूचिस्तान रीजन में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट कराची में भी इसके इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त कराची के ऊपर जो है वो गहरे बादल मौजूद हैं और कुछ इलाकों में हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी भी हो रही है। आज शाम या रात से एक्सपेक्टेड है कि इस सिस्टम के इफेक्ट्स जो हैं वो शहर में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जबकि आज लेट नाइट से लेके कल जुम्मे की शाम या रात तक जो है इसके पीक आवर्स होंगे।
जिसमें शहर के अक्सर इलाकों में मॉडरेट तो कहीं हैवी रेनफॉल भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। ओके, अच्छा जवाद भाई ये बताइए, आपने कहा कि फ्राइडे की इवनिंग तक ही मौसम रहेगा, तो वीकेंड पे क्या हम मजीद हल्की हल्की फुहार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ओवरऑल जो है पूरे मुल्क में जो है वो मौसम और ठंड और बर्फबारी के भी हवाले से जरा बताइए प्लीज। जी बिल्कुल माया, ये इसके जो पीक आवर्स हैं कराची में ये जुम्मे की शाम रात तक रहेंगे, जबकि उम्मीद ये है कि हफ्ते की शाम तक या मैक्सिमम रात तक जो है इस सिस्टम के असरात जो है वो रहेंगे शहर के ऊपर, बूंदाबांदी हल्की बारिश की सूरत में, जबकि हफ्ते की रात से जो है ये सिस्टम जो है फिर निकल जाएगा। रही बात पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की, तो इस वक्त ये सिस्टम बलूचिस्तान रीजन में एंटर हो रहा है। अगेन पूरे बलूचिस्तान में जो है वो पहाड़ों पे काफी अच्छी बर्फबारी और तकरीबन एरियाज में जो है वो काफी तेज बारिशें रहेंगी। सिंध के ऊपर जब ये सिस्टम आएगा आज शाम या रात तक, तो अगेन सिंध के भी काफी सारे एरियाज में जो है वो बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। पंजाब रीजन की तरफ जाते हैं तो अगेन कल से जो है इसके इफेक्ट जो है वो ज्यादा तक पंजाब रीजन की तरफ भी मूव कर रहे होंगे। बिल्कुल, जवाब भी पंजाब में था कि लाहौर वाले जानना चाह रहे हैं कि वहां पर जो बारिश चल रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है, ये लाहौर में बारिश का सिलसिला कब तक चलता रहेगा इसी तरीके से? लाहौर में शाजिब भाई एटलीस्ट इतवार या मैक्सिमम पीर तक जो है ये सिस्टम एक्टिव रहेगा, और कल भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, आज भी काफ़ी अच्छा मौसम है, और ये इंशाल्लाह इतवार या मैक्सिमम पीर तक जो है वो कंटिन्यू करेगा। और साथ साथ पूरी मुल्क में भी सारे, अगर हम KPK की तरफ जाएं या हम और इस्लामाबाद और इस तरफ जाएं तो उधर भी ऐसा ही मौसम रहेगा जवाद भाई? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद रीजन मरी में जो है वो काफ़ी अच्छी बर्फबारी एक्सपेक्टेड है, इनफैक्ट कल भी हुई है। और अगेन जब हम नॉर्दर्न एरियाज KPK रीजन की तरफ जाते हैं तो पहाड़ों पर काफ़ी अच्छी बर्फबारी एक्सपेक्टेड है। पूरे रीजन में जो है वो काफ़ी तेज़ बारिशें एक्सपेक्टेड हैं ये इस सिस्टम के ज़ेर असर, जो कि आज से ही शुरू हो जाएंगी। और एक इसमें जो है मैं एक एडिशन करना चाहूँगा कि कल जो हमारे यहाँ जो ऑफिशियल रीडिंग्स आई थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने काफ़ी अरसे बाद कह सकते हैं कि एक हिस्टोरिक इवेंट ही कह सकते हैं इस बात को, कि पाकिस्तान की 111 ऑब्जर्वेटरीज में से 106 ऑब्जर्वेटरीज के ऊपर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है, यानी कि 96% ऑब्जर्वेटरीज में जो है वो बारिश रिकॉर्ड हुई है। ये अपने आप में ही एक काफ़ी अच्छा इवेंट है और आगे आने जो गंदम की जो हमारी फसल है उसके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बड़ा कराची वालों के हवाले से एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग को कराची की इतनी ठंड की इतनी आदत नहीं है, तो सिर्फ ये बताइएगा कि ठंड का जो वेदर है वो एक्सटेंड कर जाएगा, वो शॉर्ट बता दीजिएगा, हाँ या ना में? जी बिल्कुल एक्सटेंड करेगा, 9 तारीख से जो है वो काफी ठंड की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, थैंक यू जवाद भाई फॉर योर टाइम। हमारे वेदरमैन हमारे साथ थे और उन्होंने जबरदस्त खबरें दी, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, और लाहौर में अंकल आंटी भी बैठे हैं, आप लोग अपने ठंड का ख्याल करें। आते हैं सबके बाद, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। चाइल्ड लेबर एक बड़ा अहम मसला है जिसमें हम सबको एक होकर इसके खिलाफ खड़े होना है, जिस तरीके से माया कह रही हैं। और हम देख रहे हैं कि सिंध पुलिस ने क्रैकडाउन का ऐलान भी कर दिया है कि जहां पर भी 12 साल से कम उम्र के बच्चों को मुलाजमत दी जाएगी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, अब सख्ती की जाएगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये बहुत जरूरी है, इस हवाले से कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद पर मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। होंगे, उसका रीजन है शाहजेब, बिकॉज बहुत सारे केसेस जो है वो वायलेंस के आए हैं, जिसमें डोमेस्टिकली उनको वायलेंस का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके साथ वो चीजें जो उनका पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का, चाहे वो कुरान की तालीम हो, चाहे वो स्कूल की तालीम हो, उनकी तरबियत का जो वक्त होता है वो उस वक्त, क्योंकि छोटी सी उम्र से जो काम कर रहा होता है उसको अंदाजा होता है कि वाकई में वो बचपन चला जाता है। तो इसी पर मजीद जानते हैं 92 न्यूज़ इब्राहिम रिंद से, वो हमें इस बारे में क्या बता रहे हैं। सिंध में 12 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना जो है वो जुर्म बन गया है, लेकिन हुकूमत इस पर अमल करा रही है कि नहीं। बच्चे भी चाह रहे हैं कि तब्दीली आए और उनको इस तरीके से काम ना करना पड़े, उनको रोजगार कमाने के लिए सड़कों पर ना निकलना पड़े। तो
तो इसी मामले पर हम बात कर लेते हैं। सामाजिक कारकुन जफर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। जफर भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से एक क्रैकडाउन शुरू किया गया है सिंध पुलिस की जानिब से, सबसे पहले तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, कितना जरूरी है इस वक्त इन मौजूदा हालात में? ये देखें, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम आलमी इदारों की बात करें तो वो तो कहते हैं, जो बड़े इदारे हैं वो कहते हैं कि 3.3 मिलियन के करीब बच्चे जबरी तौर पर उनसे मुशक्कत कराई जा रही है। मतलब जबरी में ये शामिल है कि उन बच्चों की मर्जी तो नहीं है ना कि आप किसी 8 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चे को जबरदस्ती किसी मैकेनिक वाले की दुकान पर बैठा दें या किसी भी डेंटर पेंटर के यहाँ भेज दें या कहीं भी भेज दें जहां पर उसके खेलने कूदने के जो दिन है उस वक्त उसको न सिर्फ उससे मुशक्कत कराई जा रही है बल्कि उसको हरासमेंट की जा रही है, जबरी उसके साथ कोई दुनिया की कोई अपनी हविस का निशाना बना रहा है। लेकिन वो क्या करे बच्चा, वो समझ रहा है शायद कि यही तरीका है उस्तादों के। ये उस्ताद जो है हमारा, जिसको मैं उस्ताद बोल रहा हूँ, कि उस जो काम सिखा रहा है मुझे, वो मेरे साथ ही चीज कर रहा है मैं घर में, वो उसको तो मालूम भी नहीं कि इस चीज की शिकायत करनी नहीं करनी, क्योंकि वो उस काम के दरमियान पिट भी रहा है। और पिटाई का ये आलम है, आप लोगों ने शायद खुद भी देखा हो बात जगहों पे कि अगर बच्चा आप पाना या पेचकस लाने में थोड़ी सी देर कर दे या गलत साइज का ले आए तो वो जो शख्स होता है वो अपना काम छोड़कर उस बच्चे को जबरदस्त तरीके से पीटना समझता है कि उस सिस्टम का हिस्सा है। और अगर कोई शख्स जो अपनी गाड़ी बनवाने आया बोल दे कि भाई क्या कर रहे हो, कह रहा है ऐसे ही हमने भी सीखा है। तो भाई आपने सीखा होगा 18 साल 19 साल 20 साल की उम्र में, ये तो कोई किसी का 7 साल 6 साल का बच्चा है, यतीम बच्चा हो सकता है, मिस्कीन बच्चा है, आप क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है जो बच्चे को आप इतनी पिटाई कर रहे हैं उस बच्चे को आप दे क्या रहे हैं, 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए पर डे। तो बात ये यहाँ तो अगर ये तो मैं आपसे आलमी इदारों की बात कर रहा हूँ, वो 3.3 मिलियन बोल रहे हैं और दूसरे सर्वे जो है वो तो कहीं 12.5 मिलियन की बात कर रहे हैं, कोई 13 मिलियन की बात कर रहा है, कोई 11 मिलियन की बात कर रहा है। तो भाई इस पे तो बहुत काम की जरूरत है और जब इसके ऊपर रोकथाम होगी तो आपको समझ में आएगा कि ये तो आप जहां घुसेंगे तो आपको लेफ्ट राइट, कहीं चाय के होटल पे, कहीं खाने के होटल पे, कहीं डेंटर की दुकान पे, कहीं हेयर सलून पे, कहीं जिधर आपकी नजर जाएगी वहां आपको ऐसे ही सब कुछ नजर आएगा। और इसकी रोकथाम होनी चाहिए और भरपूर तरीके से होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जी बिल्कुल जफर भाई, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनके साथ इस तरह सा बर्ताव उनके साथ होता है, ऑब्वियसली जिस तरह मैं आपकी बात अभी सुन रही थी मुझे उससे पहले भी ये ख्याल आ रहा था कि इस तरह बच्चों का ना सिर्फ बचपन जाता है, उनका बचपना भी चला जाता है, उनकी मासूमियत भी चली जाती है घरेलू हालात की वजह से। हाँ, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कफालत करने वाला नहीं, तो बच्चों को छोटी उम्र में काम करने निकलना पड़ता है। तो क्या फिर वो इस तरह जफर भाई लोगों के आगे फिर वो इस तरह जलील होते रहेंगे, उनकी तो मासूमियत खत्म। देखिए एक बच्चा है, उसको अभी उसकी उम्र 7 साल 8 साल है, उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो समझ रहा है शायद जिंदगी गुजारने के उसूल ही यही हैं या इसी तरह जिंदगी गुजरती है कि आप अभी जिस वक्त आपकी उम्र खिलौनों से खेलने की है, जिस वक्त आपकी उम्र अभी स्कूल जाने की है, उस वक्त आप सुबह 7 बजे आके किसी दुकान के अंदर दाखिल होंगे और आप पहले झाड़ू लगाएंगे, फिर आप पोछा लगाएंगे, फिर आप खड़े होंगे, एक शख्स आएगा उसको आप उस्ताद बोल के सलूट करेंगे, फिर उस दुकान में या उस जगह पर जहां पे आप काम करते हैं जितने लोग आएंगे उनको सलाम करेंगे, फिर आपको एक नाम मिलेगा, उस नाम का नाम होगा छोटे। अल्लाह, छोटे चाय ले आ, छोटे पानी लेकर आ, छोटे फला जगह चले जा, छोटे रोटी की लाइन में लग जा, छोटे ये पानी सारा गटर का आ गया साफ कर डब्बे में भर भर के फेंकता रहे। बात ये सब मनाजिर हर शख्स ने देखे हैं, ये सिर्फ मैंने नहीं देखे, ये हर आदमी ने देखे हैं। और ये अगर मैं ऐसा बोलूं कि छोटे शायद किसी बड़े आदमी का नाम है, नहीं, इसी एज के बच्चे का नाम छोटे, कोई 7 साल का होगा, कोई 8 साल का होगा, कोई 10। आपको मैं बताऊं एक और वाकया, देखिए हमारे पास तो यतीम बच्चों की कफालत का भी सिस्टम और ओल्ड एज होम, और ये जो बच्चे होते हैं जिनको इतनी सी उम्र में बिलफर्ज वो यतीम है, किसी ने बोल दिया कि ये बेवा औरत है, इसके 2 छोटे बच्चे हैं, बेटा और नौकरी पे लगवा दूं, दिन में 50-100 रुपए आ जाएंगे, तुम्हारी शायद एक आध रोटी आ जाएगी, वो परेशान गरीब औरत उसने दे भी दिया। आप यकीन जाने किसी वजह से भी अगर वो बच्चे इस तरह बच्चे अगर जब यतीम खानों में पहुंचते हैं, उनको कोई ऐसा वक्त होता है ना खासतौर उन पर आ जाता है कि माँ भी उनको नहीं संभाल पा रही होती, तो पता है ये बच्चे जो रोडों पर होते हैं इस तरह इतनी मुशक्कत के काम बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वो 8-10 साल के बच्चे वो सेंटर्स के अंदर वो फिर नहीं रहते। आप उनको लाख बोले स्कूल जाना है, उनका जिस्म उन तमाम चीजों का आदी हो चुका होता है, वो सेंटर छोड़ के भाग जाते हैं, बिल्कुल आदी हो चुका है। क्यों? जफर भाई, उनको आदत पड़ चुकी है ना, जमाने के सामने
जी आदत पड़ चुकी है। बिल्कुल जफर भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन हुकूमत को तो इसका कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है ही। लेकिन इसके साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो मुखय्यर हजरात हैं, जो घरों में भी छोटे छोटे बच्चों को अपने काम पर रख लेते हैं, घरों के काम करने के लिए, उन पर जुल्म भी ढाए जाते हैं, उनको मारा पीटा भी जाता है और उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, तो उन वालिदैन को, उन घरों को आप क्या पैगाम देंगे कि किस तरीके से वो बच्चों से काम ले रहे हैं? ये कितना बड़ा जुल्म है उन बच्चों के साथ? सर सबसे पहले तो अगर आप लोग अभी गौर करें, मैं आपको मंजर दिखा देता हूं कि आपके अतराफ में भी इतने कितने सीन हैं इस तरह के। बहुत सारी नई शादीशुदा लड़कियां या जो ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं कि जी हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है और मैं कैसे संभालूंगी, तो मुझे एक छोटी एज की बच्ची चाहिए। तो किसी की 8-10 साल की कोई बच्ची रखी जाती है जो उनके उस बच्चे की केयर कर रही होती है, जो खुद अभी इस काबिल नहीं होती कि बल्कि उसकी अपनी केयर की जाए। तो वो कहीं भी तकरीब में जाते हैं तो छोटी सी बच्ची उनके बच्चे को उठा के चल रही होती है पीछे पीछे, या मैडम का बैग हाथ में पकड़ के चल रही होती है। ये तस्वीर आप जब गौर करेंगे तो आपको ये तस्वीर जहाज में भी नजर आएगी, ये तस्वीर रेल में भी नजर आएगी, ये तस्वीर बस स्टॉप पे भी नजर आएगी, शादी में भी नजर आएगी, ऑफिस में भी नजर आएगी। तो बात यह है कि इस पर तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि हम जब रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं और हमारी टेबल के बराबर में जो सिंगल कुर्सी एक और लगी हुई है जिसकी बच्ची का मुंह दूसरी तरफ है, वो भी तो किसी की बेटी है। और अगर वो बच्ची सारा दिन सारी रात आपके बच्चे की खिदमत कर रही है तो क्या उसका इतना राइट नहीं कि उस टेबल पे उस बच्ची की कुर्सी का मुंह भी आपकी तरफ हो और वो 150 या 200 रुपए का जो बर्गर आप खा रही है उसको भी एक खिला दें? तो बात ये कि यहाँ तो बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। और ये मासूम फूल हैं छोटे छोटे। हाँ, ये छोटे छोटे फूल हैं जफर भाई। मैं चाहती हूँ एक मैसेज ये भी दें कि खुदा न खास्ता कभी अपने बच्चों को उस जगह हम रख के देखें, हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। तो किस माँ बाप ने भेजा होगा कमाने के लिए, तो उनके क्या हालात होते होंगे। जी जफर भाई। आपको हाँ, मैं तो खाली देखने वालों से गुजारिश करूंगा, किसी भी फारिग दिन चले जाएं, दूर खड़े हो जाएं किसी मैकेनिक की दुकान के बाहर और देख लें जहां पर इन छोटे बच्चों से काम लिया जाता है कि जब वो उस्ताद उस एक बच्चे की पिटाई कर रहा होता है तो वो उस्ताद अपना पूरे दिन का गुस्सा, अपने घर का गुस्सा, उसके पास अगर कोई यूटिलिटी बिल ज्यादा आया उसका गुस्सा, या जो उसके जवान बड़ी एज के स्टाफ उसकी बात नहीं सुन रहे, उन सब का गुस्सा उस एक बच्चे में किस तरह उस्ताद निकालता है, आप कभी भी देख लें खड़े होके। मतलब मार्केट के लोग आते हैं बचाने के लिए, कोई तार से मार रहा है, कोई बेल्ट से मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, और वो बता रहे हैं कि कमाल उस्ताद हैं, 4 आदमी भी आ जाते हैं, हम ही तो पिट पिट के बने इतने बड़े आर्टिस्ट और ये और वो। तो बात यह है कि इस पे जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है। उनकी अपनी ऐसे लोगों का सबसे पहले पकड़ के इलाज भी होना चाहिए, और अगर कानून की बात नहीं सुन रहे, कहीं किसी पे जुल्म जबर जिनसी ज्यादती कर रहे हैं किसी के साथ और ऐसी कोई कंप्लेन आ रही है, उस पर एक्शन भी होना चाहिए। और इनका इलाज अगर इलाज के काबिल इलाज हो, नहीं तो इनको बंद करना चाहिए। कि आप कैसे किसी के मासूम बच्चे को 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे को आप देखें कि उस्ताद तेज बोल रहा है तो बच्चा डर जाता है, तो फिर उस्ताद अपना कमाल दिखाने आता है कि आओ मैं तुम्हें कमाल दिखाऊं, तुमने मुझे गलत पाना कैसे दे दिया, तुम्हें मैंने 3 दफा आवाज दी, तुमने कैसे नहीं सुना। हो सकता है बच्चा हसरत से किसी गुब्बारे वाले को देख रहा हो सकता है हसरत से कोई चीज देख रहा हो, उसकी एज ही नहीं है इतनी कि वो आपको जिम्मेदार बन के और किसी चीज का जवाब दे। ठीक है जफर भाई, यकीनी तौर पर जो आप सारी बातें कर रहे हैं वो हकीकत पर मबनी है, और ये हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तमाम दुकानों पर बिल्कुल ऐसा ही है। जफर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे सवेरे पाकिस्तान में, और अब गुफ्तगू हो रही थी सिंध पुलिस ने जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है वो कितना जरूरी है। तो यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहेगा, वी विल बी राइट बैक। दुबई में हम देख रहे हैं कि केपी की खूबसूरती देखी जा रही है दुबई एक्सपो में, और मुख्तलिफ वहाँ पर जो सकाफत भी है और उनकी जो पहचान है और यानी कि और भी दिखाई गई है, उसमें बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। रुबाब की तारों पर पश्तो धुने और कैलाश कबीले के रिवायती रक्स ने भी गैर मुल्कियों के दिल मोह लिया और बड़ी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा का स्टॉल है जो गैर मुल्की अफराद की तवज्जो समेट रहा है इस वक्त, और वहाँ पर मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज भी हम कैलाश की देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत, तो वो दिखाते हैं। दुबई एक्सपो में खैबर पख्तूनख्वा नुमाइश 1 माह तक जारी रहेगी, और पेविलियन में बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए भी प्रोजेक्ट पेश किए जा रहे हैं। हम बात कर लेते हैं, सर हमारे साथ मौजूद है सुबह सवेरे पाकिस्तान में, आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या रिस्पॉन्स है दुबई एक्सपो में खैबर पख्तूनख्वा स्टॉल का, और इसकी धूम मची हुई हम देख रहे हैं, तो इस सकाफत को देखकर जो गैर मुल्की हैं वो क्या कह रहे हैं, कितने एक्साइटेड है। हाँ जी।
बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह हमारे सूबे के कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी जो है ना अपनी पब्लिसिटी एंड प्रमोशनल हमारा जो कैंपेन है उसमें हमने वेबसाइट पे अपनी वीडियोस और सारी कुछ जो है कल्चरल चीज़ें वहाँ पे वो कर रहे हैं, अपलोड करके लोगों को वो अपना पैगाम भिजवा रहे हैं। तो वो लोग उसको वहाँ पे सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल उनको मौका मिला है कि जो एक्चुअल सिंगर हैं, एक्चुअल डांसर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनको वो यहाँ पे लाइव देख रहे हैं। तो इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और दूर दूर से मुख्तलिफ कंट्रीज़ के पेविलियन से आके यहाँ पे जो है ना एक हजूम रहता है और लोग काफ़ी इसको जो है ना इससे महसूस हो रहे हैं और इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कितना अरसे में तैयारी मुकम्मल हुई थी दुबई एक्सपो के लिए सर, ये भी तो हमें बताएं। इसका तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो चीज़ें यहाँ पे एक्चुअल हो रही हैं इसके लिए महीनों की जो है ना एक वहाँ पे होमवर्क हुआ है, स्टेक होल्डर से जो है ना कंसल्टेशन हुई है, काफ़ी प्रिपरेशन हमने अपना जो है इसके लिए मटेरियल तैयार किया हुआ है। तो इसके लिए काफ़ी मतलब एक लंबा एक्सरसाइज करके यहाँ पे जो सम अप करके अभी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही है और इसकी अप्रिसिएशन हो रही है उसके लिए हमने कोशिश ये की थी कि एक्चुअल यहाँ पे हम अगर कालाशी ट्रूपेज है तो एक्चुअल कालाशी ट्रूपे जो है वो उनको हम यहाँ पे प्रेजेंट करें। सतार, रिबाब, मंगे और ये लोग जो हैं एक्चुअल जो परफॉर्मर है वहाँ वो जो है हमने यहाँ पे ला के उनकी परफॉर्मेंस हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इसी तरह उनके अटायर जो हैं वो भी उसी हैं, तो उस वजह से टूरिस्ट काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि आप ये बता रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हकीकत ये कि दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पेविलियन सबसे मुख्तलिफ है और हम देख रहे हैं लोग बड़ा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं जो दुबई एक्सपो में जाते हैं और ये बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पेविलियन है वो बड़ा मुख्तलिफ भी है, बड़ा मुनफरिद भी है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा का स्टॉल क्या समझते हैं, इससे मुल्की सयाहत को कितना फ़रोग मिल रहा है? मैं आपको बताता चलूँ कि ये यहाँ पे जोक दर जोक जो है जो विज़िटर्स आ रहे हैं वो हमारे पेविलियन में केपी के उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे हमने अपने USBs वगैरह तैयार किए, इसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, हमारा सारा कल्चरल और ट्रेडिशनल और टूरिज़म साइट्स पे जो है काफ़ी उसमें इंफॉर्मेशन है, तो लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो आप देख लें कि दुनिया के 192 कंट्रीज से यहाँ पे जो है ना यहाँ पे उनकी पार्टिसिपेशन है और इसी तरह टूरिस्ट जो है ना दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और इसी तरह वो यहाँ पे हमारे पवेलियन में आके हमारे कल्चर और ट्रेडिशनल उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स रह रहे हैं। तो इट मीन्स कि वो उनकी इंटरेस्ट जो है वो इसलिए है कि इन फ्यूचर वो इंशाल्लाह हमारे कंट्री की विज़िट करेंगे और यहाँ पे जो है आएंगे और यहाँ के सारी ब्यूटी और कल्चरल और से जो है ना वो महसूस होंगे। साहब अच्छा ये बताइए, क्योंकि केपी के टूरिज्म जो है वो भरपूर जो है वो हिस्सा ले रहा है और भरपूर अंदाज में काम कर रहा है। अब जरा पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं उनके लिए भी कोई खुशखबरी, कोई मतलब मजेदार सी न्यूज़ आने वाली है? पाकिस्तान में रहने वाले जो यहाँ पे टूरिज़म स्टेक होल्डर है उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि एक तो इस इवेंट के बाद सियाहों का, इंटरनेशनल टूरिस्ट का एक बल्क में इंशाल्लाह वहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेड है कि वो लोग आएंगे और इसके साथ साथ टूरिज़म स्टेक होल्डर्स यहाँ के जो हैं और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो हैं उनके साथ हमारी यहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं, इंटरेक्शन हो रही है। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे टूरिज़म एसोसिएशन जो है उनके साथ हमारी जो है ना MOU हो जाए। तो उसमें ये होगा कि एक तो हमारे टूरिज़म प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और फॉरेन जो है वहाँ पे स्टेक होल्डर्स आएंगे तो वहाँ पे वही चीज़ होगी कि फॉरेन स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जब यहाँ पे आएंगी तो हमारी लोकल टूरिज़म इंडस्ट्री भी उससे जो है ना इस्तेफ़ादा हासिल करेगी। तो टूरिस्ट पे के आने से और इन्वेस्टमेंट आने से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री से को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप जिक्र कर रहे हैं सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जो बैनुल-अक़वामी सरमायाकार हैं उनको राग़िब करने के लिए कोई ख़ास तौर पर कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके सामने पेश किए जा रहे हैं? बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारे इसमें कुछ टूरिज़म के प्रोजेक्ट्स हैं
ITZs जो कि इंटीग्रेटेड टूरिज़म जोन है उसको वो हम पेश कर रहे हैं। दूसरे टूरिज़म रिलेटेड हंट का हमारा प्रोजेक्ट हो गया और दूसरे प्रोजेक्ट्स हो गए। इसके साथ साथ हमारी माइंस एंड मिनरल्स के हो गए और दूसरे डिपार्टमेंट्स के एक काफ़ी तादाद में जो है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो शेयर हो रहे हैं। अभी छोटे छोटे यहाँ पे टूरिज़म कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं और इसके बाद मेन टूरिज़म कॉन्फ्रेंस जो है वो 16 ऑफ जनवरी में होगी और वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी आएंगे और दूसरे हाई अप्स हमारे सूबे के भी आएंगे और इसके साथ साथ इंटरेक्शन हुई है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स के साथ मुख्तलिफ मुल्कों के और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे एक अच्छा शो होगा। और कुछ तो आज भी कुछ MOUs जो है इन्वेस्टर के साथ साइन हो गई है, तो ये एक अच्छा इक़दाम है और इससे इंशाल्लाह टूरिस्ट और इन्वेस्टमेंट की फ़्लो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में स्पेशली पख्तूनख्वा की तरफ जो है वो रहा है। अच्छा सजाद भाई, ये बताइए कि ये भी सुनने में आ रहा है क्योंकि बहुत सारी खबरें गर्दिश करी, पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद नज़र आए हैं, उनका इंटरेस्ट बहुत नज़र आया है कि हम पाकिस्तान में को टूरिज़म के हवाले से इन्वेस्ट करें। इन खबरों में कितनी सदाकत है? ये ख़बर बिल्कुल सही है। मैं जिस तरह अभी आपको बताया कि आज भी एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पे, तो उसमें जो है जॉर्डन से आए थे, US से आए थे और यहाँ पे दुबई के जो है इन्वेस्टर्स आए थे। तो उन्होंने कुछ MOUs भी तकरीबन 7-8 MOUs तो सिर्फ आज साइन हुए हैं। ये एक कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे लोकल एक्सपो का, इसके साथ साथ यहाँ पे इसी तरह के 7-8 कॉन्फ्रेंसेज होंगे और उसमें जो है मुख्तलिफ वो इन्वेस्टर्स आएंगे और ये जो है MOUs साइन करेंगे। और इसके साथ साथ जो मेन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जिस तरह मैंने आपको बताया 16 ऑफ जनवरी को जो हो रहा है, उसमें जो है ना काफ़ी तादाद में इंटरेस्टेड वो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो वो लोग उनके साथ जो है ना डिस्कशन भी हुए, मीटिंग भी हुए। इंशाल्लाह वहाँ पे वो आके जो है ना MOUs साइन करेंगे और इस तरह जो है उनका हम अपनी तरफ से उनको जो फैसिलिटेशन है और जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो इंसेंटिवाइज वो पेश की जाएगी पॉलिसीज़ के बारे में, तो उसके थ्रू काफ़ी इन्वेस्टर इंशाल्लाह आ रहे हैं। और इस इवेंट के बाद ये एक्सपेक्टेड है कि इन्वेस्टमेंट की एक फ़्लो जो है इंशाल्लाह हमारे सूबे की तरफ आएगी। बिल्कुल, वाकई बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इस तरीके से हमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और हमारी सयाहत तो ऑलरेडी फ़रोग उसको मिल ही रहा है। हम कवर करने जाएंगे दुबई जाएंगे दोबारा। GM कल्चर एंड टूरिज्म सज्जाद हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली इस पर बात कर रहे थे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में हमें ज्वाइन किया। और अब हम रुक करते हैं एक और अहम खबर का जो कि हम देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में ये चीज़ अब बहुत बढ़ती जा रही है। ई-कॉमर्स हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बिजनेसेस और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स अपने पूरी दुनिया में बेचे जा रहे हैं, उसको सेल किया जा रहा है ई-कॉमर्स के जरिए। ई-कॉमर्स स्टोर जिस पर आपका सामान किसी भी और कहीं भी दुनिया भर में फरोख्त हो सकता है और पाकिस्तान भी इस शोबे में अब तेजी से तरक्की कर रहा है। जैसा कि ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में ई-कॉमर्स तिजारत का हजम 550 अरब का है। ऐसा ही है बिकॉज ई-कॉमर्स इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री राइट नाउ। शाहज़ेब, पूरी दुनिया में ई-कॉमर्स का इस वक्त जो टर्नओवर है वो उन बिजनेसेस जिसमें हॉलीवुड जैसी इंडस्ट्रीज या शोबिज़ मीडिया इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या टूरिज्म इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा जो टर्नओवर है इनकम का वो ई-कॉमर्स के थ्रू हो गया। दैट इज हाउ ई-कॉमर्स इज ग्रोइंग। तो इसके साथ ये बताया जा रहा है कि हुकूमत ने ई कॉमर्स पोर्टल का इजरा भी कर दिया है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमने राब्ता किया है माहिर मुआशियात खुराद साहब से। खुरम साहब बहुत शुक्रिया, सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। खुरम साहब, हम ई कॉमर्स को देख रहे हैं, पाकिस्तान में बड़ी तरक्की कर रहा है ई कॉमर्स, कितना पोटेंशियल है हम जो पाकिस्तान में ई कॉमर्स की इंडस्ट्री देखते हैं उसमें? जी बहुत शुक्रिया। देखें काफ़ी पोटेंशियल है। एक तो देखें हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर हिस्सा है वो यंगस्टर्स का है और यंगस्टर्स का तकरीबन कोई 50% का हिस्सा है। और हमारे यहाँ जो एवरेज एज है, जो उम्र है हमारे यहाँ औसतन वो तकरीबन 23 जो है वो साल है, तो 23 साल से भी कम है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो इस वक्त 110 मिलियन के करीब आ गए हैं, तकरीबन 11 करोड़। आप ये देखें कि 11 करोड़ इंटरनेट यूजर्स जो हैं या ब्रॉडबैंड यूजर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में तो कई मुल्कों की जो है आबादियाँ इतनी नहीं है जितने हमारे यहाँ यंगस्टर्स और वो इंटरनेट यूज करते हैं। तो बात यह है कि ये जब इस तरह के आपको जो है वो
इस तरह की चीज़ें आपके पास होती हैं जिसमें जो है वो इंटरनेट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं ये बढ़ जाती हैं। अब जो कोरोना के बाद जो चीज़ हुई वो ये हुई कि लोग जो है अब शॉपिंग जो है वो करना रिलेटिवली कम जाते हैं शॉपिंग मॉल में। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है और घर बैठे चीज़ें ज़्यादा मंगवाते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ भी ई कॉमर्स का एक तरह से वो शुरू हुआ है, डिमांड बहुत बढ़ गई ई कॉमर्स, यानी कि उसमें आप फूड मंगवा लें या फिर कपड़े मंगवा लें, जूते मंगवा लें, खाने पीने की चीज़ों के अलावा आप वैसे भी जो है वो यूज़ करते हैं जो वो मंगवा लें। तो ये सारी चीज़ें जो है अब आप ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा वो करते हैं, ऑर्डर करते हैं कंपेयर टू आप पहले बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही लेते थे। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ $4 अरब की मार्केट है इस वक्त। ये मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम $4 अरब की ई कॉमर्स की मार्केट है, जो कि अगले 2 से 3 सालों में तकरीबन $8 से $9 अरब हो जाएगी। तो इस वजह से हमारे यहाँ ये कंपनीज भी आ रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी जो है, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे यंग जनरेशन है, यहाँ पे लोग इंटरनेट ज्यादा यूज करते हैं, यहाँ लोग ज्यादा घर बैठ के चीज ज्यादा मंगवाते हैं, एक कन्वीनियंस है। तो इससे आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां पैसा भी रेज कर रही हैं इसी सिलसिले में। राइट। अच्छा खुरम साहब, क्योंकि छोटे कारोबारी लोगों के हवाले से ये पोर्टल कितना बेहतर हो सकता है, उनको किस तरह सपोर्ट मिल सकती है, उनको किस तरीके से उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ में जो है इजाफा हो सकता है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं वाकई में कि इस वक्त जो है लोग घरों में ज्यादा ऑर्डर करते हैं, तो इस तरह के जो पोर्टल्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो घर में बैठे बैठे आपको डिलीवर कर दें, उनके बिजनेस ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। सो व्हाट अबाउट दैट? देखिए अच्छी जो है वो कोशिश है, ये होना चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए। एक पोर्टल्स तो सारे देखें करामद होते हैं, लेकिन इससे हमें थोड़ा और आगे जाना है। हमें अपनी पॉलिसी को इस तरह से जो है उसमें पॉलिसी को इस तरह से जो है लेकर आना है जिसमें इन्वेस्टर भी आए और साथ में जो छोटे बिजनेसेस हैं वो भी अपने आप को ग्रो कर सकें। इसमें देखें हो ये सकता है कि जैसे अभी रिसेंट आया कि मोबाइल फोन पे और लैपटॉप पे और गैजेट्स पे जो है वो टैक्स बढ़ाने की बात हुई है। एक्चुअली तो टैक्स को कम करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो जो है स्पेस में आ सकें। तो ये एक है कि पॉलिसी में हमें चेंजेस करनी है और ये बिल्कुल। खुरम साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट जो है, ई कॉमर्स का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान के नौजवानों में, इस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट से भी इजाफा हो रहा है। देखिए एक्सपोर्ट में अगर आप देखें तो फ्रीलांसिंग में हम इस वक्त चौथे नंबर पे हैं, तकरीबन कोई 1.5-1.6 बिलियन डॉलर्स तक की जो है हमारे यहाँ सिर्फ फ्रीलांसिंग से जो है वो पैसा बन रहा है। डॉलर्स जो है वो ये कह लें कि हम फ्रीलांसिंग अपनी एक बच्चा जो है घर से शुरू करता है और एक लैपटॉप से शुरू करता है या किसी को वर्किंग स्पेस में बैठ के काम करता है और वहाँ से वो बाहर क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है और यहाँ से जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हमें इसको अप स्किल करना है। हम इस वक्त जो स्किलिंग है ना वो या जो ये कहें जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो 2 वैल्यू एडेड है, हमें उसे बढ़ाना है। उसके लिए हमें एजुकेशन, अप स्किलिंग और अपने बच्चों को उस तरह से ट्रेन करना है कि दुनिया में जो नई जो है वो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी सेक्टर में वैसे तो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं वो $2 अरब की सपोर्ट कर रही हैं और $1 अरब $1.5 अरब फ्रीलांसिंग से आ रहा है। लेकिन हमारा पोटेंशियल जो है वो $50 बिलियन तक हो सकता है अगर हम सही से आज इन्वेस्ट करें अगले 5 साल तक के लिए। 25,000 जो है ना इस वक्त IT ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जिसमें 5,000 जो है सिर्फ आप जो है वो एम्प्लॉय कर सकते हैं। उनकी क्वालिटी इस तरह से होती है। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हम 1 लाख IT ग्रेजुएट्स निकालें, टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स निकालें और एम्प्लॉयबल भी हो इतने ज़्यादा। तो आप देखेंगे कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक्सपोर्ट जो है टेक्नोलॉजी में काफी बढ़ा सकते हैं और बहुत पोटेंशियल हम गेन कर सकते हैं। राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ खुरम शहजाद साहब मौजूद थे, फाइनेंशियल एनालिस्ट, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अच्छा इनिशिएटिव है। आई विल स्टडी दिस पोर्टल नाउ। मैं ज़रूर इसके बारे में देखूंगी और पढ़ूंगी कि इस पे क्या क्या आप बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पे है, वेंडर्स में है, किस तरीके से उस पर काम हो रहा है, किस तरह लोगों के लिए वो काम आ सकता है। एंड देन खुरम साहब को दोबारा टाइम उनसे लेंगे शाहजेब और दोबारा उनसे पूछेंगे कि इस तरह से हम और लोगों की किस तरह मदद कर सकते हैं, बिकॉज इस वक्त हमें एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना है और छोटा सा वक्फा लेना है। रहिएगा हमारे साथ, वी विल बी राइट बैक।
करने का बेहद 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 शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और सुबह सुबह की खबरों में आज आपको शाहजेब बड़ी जबरदस्त खबर बताएंगे, लेकिन गौर से देखिएगा, मिस ना करने वाला सेगमेंट है। बिल्कुल, खबर ये है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को खुद मुख्तार बनाया जा रहा है, वो इस तरीके से कि मुआशरे में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इदारों में हम देख रहे हैं, अब तो एज ए टीचर भी देख रहे हैं कि ख्वाजा सरा काम कर रहे हैं, लॉयर्स बन रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि उनको एक तरीके से ये तमाम जो है वो सहूलियात भी प्रोवाइड की जा रही है, उनको मौके भी फराहम किए जा रहे हैं कि वो इस माशरे में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सबके शाना बशाना काम करें। इसी तरीके से आज हम आपकी जिससे मुलाकात करवा रहे हैं वो अपनी रिज़्क़ हलाल कमा रही हैं और अपना घर भी चला रही हैं और इस तरीके से पैसे कमाती हैं, रिक्शा चलाती हैं और रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर वो कर रही हैं। माया खान ने उनसे मुलाकात की और उनके सफ़र से मुतालिक बातचीत की, कितना मुश्किल था उनका सफ़र यहाँ तक पहुँचना और किस तरीके से जब वो सड़कों पर निकलती हैं तो उनके लिए रोज़गार कमाना, रोटी कमाना कितना मुश्किल होता है। तो ये आपको दिखाते हैं। आज आपको सबसे पहले पाकिस्तान में जबरदस्त किस्म की सैर करवाएंगे रक्शे की। रक्शे तो आपने बहुत देखे होंगे, सफर भी बहुत किया होगा, लेकिन अगर आज बताऊं किससे मुलाकात होने वाली है तो यूं कहिए, लोग कहते हैं अरे वो रक्शा चला रही है, हो ये रक्शा चला रही थी, हो इसको तो देखो ये रक्शा कैसे चला रही है, ये कौन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आइए आपको ऐसा सफर कराएंगे कि याद रहेगा कि सबसे सवेरे पाकिस्तान में एक सवारी थी। माशरे में जहाँ एक इंसान होना और इंसान बनकर रहना इतना मुश्किल है, वहाँ पर बहन और भाइयों और औरत और मर्द की तो बात रहने की। ख्वाजा सरा जैसे लोग जो इस माशरे में उतना ही हक रखते हैं जितना कोई और अगर रखता है, उनको भी उतना ही सांस लेने का हक है, उनको भी उस तरह ही खुश रहने का हक, उनको भी उस तरह अपनों की खुशियाँ और गम मनाने का पूरा पूरा हक हासिल है। जब अल्लाह पाक ने उनको वो आज़ादी और वो हक दिया है तो हम बंदे कौन होते हैं उनसे वो उनका हक छीनने वाले। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम कठिनाइयों से गुजरने के बावजूद, इन मुश्किलात का सामना करने के बावजूद बहुत पुरज़्म और बहुत बाहिम्मत ख्वाजा सरा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक ऐसे सपने रखने वाली सपना से मुलाकात करूंगी और आप लोगों की भी मुलाकात कराऊंगी। सबसे पहले पाकिस्तान में खुश आमदीद करते हैं सपना को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सपना? ठीक हो? थैंक यू सो मच। और बहुत प्यारी लग रहे हो आप, बहुत प्यारी लग रहे हो। सपना इंतहाई खूबसूरत दिल की मालिक है। इनके बारे में सुना है कि ना सिर्फ एक ये ट्रांसजेंडर होने के बावजूद स्ट्रगल करती हैं, बल्कि अपने एक भांजे को भी गोद लिया हुआ है। एक भांजा इनका उस्ताद है जो उनको रक्षा सिखाता है। अपने बहनों की बहुत प्यारी हैं और लोगों से बहुत ही मोहब्बत से पेश आती हैं, लेकिन अफसोस सपना को मोहब्बत नहीं मिलती। जी बिल्कुल। जब भी मैंने ये रक्षा लिया कि मैं अपनी वालदा की और अपने वो बच्चा जो मैंने अडॉप्ट किया है उनकी देखभाल कर सकूं, लेकिन जब भी मैं मतलब रिक्शा चलाने लगती हूँ तो लोग मुझे बहुत तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नंबर दे दो या होटिंगबाजी करते हैं, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं दिन में रिक्शा नहीं चला पाती। दिन में रिक्शा नहीं चला पाती? नहीं चला पाती। तो क्योंकि फिर रात में फिर मैं ट्राउज़र और टी शर्ट पहन के तो रात में अक्सर निकालती हूँ रिक्शा के, ताकि भाई जो इंस्टॉलमेंट की किस्त है वो मैं दे सकूँ ना हर महीने। तो थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सपना, आपने बताया कि आप अपनी वालदा की कफालत भी करती हैं और लोग आपको टॉन्ट भी करते हैं। जो टॉन्ट करते हैं वो क्या कहते हैं? काफ़ी कुछ लोग कहते हैं कि नंबर दे दो, काफ़ी लोग कहते हैं अरे देखो वो ये चला रहा है, या इस तरह के उल्टे सीधे वर्ड जो सुन के बहुत बुरा लगता है, काफ़ी हर्ट भी होता है। फिर अभी भी लोग ऐसी बातें करते हैं सपना? बिल्कुल, काफ़ी लोग हैं जो गलत बयानी करते हैं और काफ़ी अच्छे लोग भी हैं जो हिम्मत बढ़ाते हैं
यहाँ तक कि कई दफ़ा ऐसा होता है, काफ़ी बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो मुझे देख के मेरे सर पे प्यार भी देते हैं और मुझे बोलते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। माशाल्लाह। सपना की सवारी आज की थोड़ी आगे लेके चलते हैं। खालसरा होना अपने आप में बहुत सारी मुश्किलात का शिकार आप रही होंगी, सामना किया होगा। रक्षा चलाने का ख्याल किसने कहा ये भी कर सकती हो सपना, तुम क्या ज़रूरत है सड़क पे खड़े होकर भीख मांगने की, किसी के सामने अपने हाथ फैलाने की, किसी के सामने अपने आप को मजबूर और जैसे कि आपका कोई है नहीं आगे पीछे दिखाने की, रोने की, धोने की, तुम ये काम भी कर सकती हो। किसने कहा सब? मुस्लिम चैरिटी वालों का एक दायरा है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब कि जो डाउन पेमेंट की रकम हमें दी, तो उन्होंने कहा कि आप रक्षा का इंटरेस्टेड हो रक्षा चलाने में तो हम आपको दिलाते हैं, बशर्त ये कि आप चलाएंगे। तो देखो ना, ये भी तो देखो, अगर वो ये शर्त उन्होंने रखी कि आप मेहनत करोगे, आपको मेहनत करने का आपको एक हल्का सा एक सहारा तो दिया, बिल्कुल बिल्कुल, एक रास्ता तो दिया आपको। जी, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ तक लेके आए। मैंने जब सुना आपके बारे में, मेरी टीम ने, नैयर भाई ने बताया कि आप ऐसी सपना हैं और दिल की बहुत अच्छी हैं और बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन लोगों का जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है ना, वो इस बात की है कि अभी भी जब आप 92 की तरफ मुझसे मिलने आ रही थी, तो आप दिन में आपने कहा नहीं चलाती, दिन में आपने कहा लोग टॉन्ट करते हैं, तो रात में कैसे चला लेती हो? रात में लोग टॉन्टिंग? रात में असल में अंधेरा होता है तो लोगों का फोकस कम पड़ता है ना, और फिर मैंने अपना गेटअप भी चेंज किया होता है, ट्राउज़र टी शर्ट जैसे कि लड़कों ने, और मैंने बाल बांधे होते हैं, मतलब लड़कों वाले नहीं, लेडीज़ ही होते हैं, लेकिन कम उनका पड़ता है, उनको पता कि ये ख्वाजा सरा है या ये है। अम्मा को साथ रखती हो अपने? जी, मेरी अम्मी सब कुछ है मेरे लिए, और मेरी अम्मी बहुत मोहब्बत करती है मुझसे। उसके बाद बिंदिया राना का मैं थैंक्स करूंगी। ओए बिंदिया, कैसी है बिंदिया भाई? जी बिल्कुल ठीक है, से बहुत पूछना। और बिंदिया राना ने ही ये मुझे यहाँ तक ले जाने में उसका सबसे बड़ा हाथ है। अल्लाह, बिंदिया तो बहुत हमारी पुरानी, बहुत प्यारी और हमें बहुत अजीज है, और हमारे तमाम ख्वाजा सराओं को मतलब इज्जत का तरीक़ाकार सिखाने के लिए बिंदिया राना वो वाहिद नाम है जो हमें हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं। अब ये बताओ मुझे कि अम्मी को कैसा लगा जब उनको पता चला कि तुम्हें रक्षा मिल रहा है और तुम रक्षा चलाने के लिए कह रही हो, उनका क्या तासुरात थे? मेरी अम्मी बहुत खुश हुई, अम्मी मेरी बहुत दुआएं दे रही थी उनको, जिन्होंने मुझे रक्षा लेकर दी है। हैं? और अम्मी डरी नहीं कि बाहर निकलोगी बेटा, कोई लोग कहेंगे कुछ, किस तरह करोगी, तुम्हारे लिए और वैसे ही इतना मुश्किल है, अब कैसे करोगी आगे? नहीं, मेरी अम्मी को मुझ पे भरोसा है, मतलब मैं बचपन से अपनी अम्मी के साथ ही रही हूँ, तो वो मुझे जानती है कि मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ये बच्चा बहन का लिया हुआ है गोद, ये क्या कहानी है भाई? मेरी बहनों ने मिलके सब ने मतलब कि वो किया ना, जैसे कि बहनें बैठ जाती हैं, सब मिलके प्लान बनाती हैं, तो सब यही कह रही थी कि मतलब कि हमारे बच्चे हैं, कल को हमारे पास तो हैं, लेकिन हमारा ये भाई भी है, हमारी बहन भी है, ये इसके पास कौन है? तो मैं मुझसे जो बड़ी मेरी बहन है, उसने फिर अपना बच्चा एक दिन का वो मुझे दे दिया। एक दिन का बच्चा बहन ने दे दिया, ये कैसे? और ये 3 साल हो गए, 3-3.5 साल का हो गया, कभी उसने ये जताया नहीं कि मैं उसकी मम्मा हूँ, वो कहती मैं उसकी फुफ्फा हूँ। सपना के खुद के क्या सपने हैं अपने लिए? मैं ये चाहती हूँ कि भाई लोग माशरे में इज़्ज़त दें, जैसे कि अभी मैं रिक्शा मतलब के चला रही हूँ, लोग मुझे इज़्ज़त देना शुरू करें, मैं मतलब इज़्ज़त से अपने बेटे को जो मैंने गोद लिया उसको मैं पढ़ा लिखा के कोई अच्छा इंसान बनाऊँ। कोई मखसूस एरिया है जिसमें सपना तुम चलाती हो, या हर जगह कराची में कहीं भी चली? ज़्यादा दूर भी नहीं जाती हूँ, डिफेंस के एरिया में जो मैं समझती हूँ कि सेफ एरिया हैं, मैं उनमें चलाती हूँ। जिस तरह तुम सारी चीज़ें सब एक साथ मैनेज करती हो, तो दिन में कोई और जॉब के बारे में सोचा, कोई और काम करने के बारे में सोचा, या रक्षा ही करना है या कहीं और जॉब भी? तो बहुत सारे लोग से तो तुम्हें देख रहे हो, तो सकता कोई जॉब तुम्हें देना चाहे, कोई दिन का कोई काम करना चाहे, तो तुम करना चाहोगी? जी बिल्कुल, मैं अगर मुझे पार्ट टाइम कोई भी जॉब मिल जाती है, मैं
समझते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बेशक वो जगह किसी घर में काम करने के लिए भी कोई रख लें, बिल्कुल, लेकिन वो मान के कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, इज्जत के साथ, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार। क्या लड़कियाँ इस तरह माशाल्लाह लड़कियाँ बाइक भी चला रही हैं, लड़कियाँ पेट्रोल पंप पे फ्यूल भी भर रही हैं, तो क्या लड़कियां भी रक्षा चलाने की तरफ आएँ? अगर इस तरह कफालत करने वाली औरतें हैं, सिंगल माएँ हैं, बेवाएँ हैं, कोई नहीं है आगे पीछे और ख़ुद ही मेहनत करनी है। बिल्कुल, अगर लड़कियों में मेरे जैसी हिम्मत है लोगों को जवाब देने की तो वो आ सकती हैं। क्या कहना चाहोगे? पूरी दुनिया इस वक्त सपना को देख रही है। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इज्जत दें। मुझे भी बस बात सिर्फ इतनी है कि मेरी गुजारिश और मेरी टीम की तरफ से गुजारिश इतनी होगी कि जब सपना या किसी और ट्रांसजेंडर को आप रिस्क हलाल की तरफ बढ़ते हुए देखें, आप कोई भीख मांगते हुए भी देखें, आप इज्जत से तो पेश आएँ, ताने तो ना कसें। किसी ने क्या खूब कहा कि आप किसी के ऊपर अगर उंगली उठाते हैं, वो उसके बारे में नहीं, वो आपके बारे में बताता है कि आप कौन हैं, आपकी परवरिश कैसे हुई है। अल्लाह ने इनको और हम सबको इंसान बनाया है, तो हम इंसानों की तरह क्यों नहीं रहते। ऑल द वेरी बेस्ट सपना, हम दोनों की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से तमाम ट्रांसजेंडर्स के लिए ढेरों दुआएं जो रिस्क हलाल के लिए रोज़ मेहनत करते हैं और काविश करते हैं और अज़म लेकर निकलते हैं नया कि आज हम अपने रोटी रोज़ी की तरफ बढ़ेंगे। शाहज़ेब इस तरीके से हलाल रोटी वो कमा रही हैं और जिस तरह से बात हो रही है कि ख्वाजा सरा जो काम कर रहे हैं ये भी बहुत इसको सराहने की ज़रूरत है। हम आगे चलते हैं और आगे चलकर अब ये बात करते हैं कि मुख्तलिफ शोबों में मुल्क के जो ख़वातीन हैं वो भी मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रही हैं। और रोशन से मुझे याद आया कि हम आज किसका जिक्र करेंगे। बिल्कुल बताती हूँ कि आज हम किसका जिक्र करें। शाहज़ेब ने बहुत अच्छी बात की कि अब ख़वातीन भी निकल कर मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है ना वो ये है कि वो इरादा करें, वो अपने आप से वादा करें, वो कसम उठाएं कि अब हमने कदम अपने पीछे नहीं हटाने, इज्जत के साथ, शर्म के साथ, हया के साथ, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के साथ, अपने माँ बाप की इज्जत के साथ। अगर वो घर से बाहर निकलती हैं, आपके घरों पर जाती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने रिस्क के लिए जा रही हैं सबसे पहले, दूसरा आपकी मदद के लिए जा रही हैं। औरत है, इंसान है, कोई भी है, इज्जत सबके ऊपर लाजिम है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत बड़ी रोशनी से, कई रोशनियां निकलती हुई रोशनी बाजी की एक और रोशनी से, और इनका नाम है अरीबा कामरान। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। वालेकुम अस्सलाम। अबीरा कामरान, मैं ठीक हूँ। अच्छा अबीरा, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, मैं भी बता रही हूँ कराची में रोशनी बाजी के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके जरिए खवातीन इलेक्ट्रीशियंस के तौर पर तरबियत दी जा रही है, आगाही फैलाई जा रही है। सबसे पहले बताइएगा ये रोशनी बाजी बेसिकली प्रोग्राम है क्या? रोशनी बाजी जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है बिजली के हवाले से, किस तरह यूज़ करनी है, किस तरह अपने बच्चों को सेव करना है। जिस तरह पानी होता है, खवातीन ऐसी होती है कि मशीन कपड़े धो रही होती है, सही बात है, घर में और नंगे पाँव होते हैं और कोई स्लीपर नहीं यूज़ कर रहा होता, एहतियात नहीं कर रहे होते, बस वहीं बच्चे वहीं खवातीन। तो वो हम पूरा प्रोग्राम उनको मुझे एक बात बताएं, मैं आपको रोशनी कहूँगी क्योंकि आप एक रोशनी बाजी की बहुत सारी रोशनियां हैं जो निकलती हैं शहर में और जगह जगह जो है वो मोहब्बत की और अवेयरनेस की और एक तालीम देने की मैं कहूँगी रोशनी बनकर निकलती हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि जब आप लोग जाते हैं, एक औरत को वैसे निकलना बहुत मुश्किल है, रोजी रोटी वैसे ही बहुत मुश्किल होगी ऐसे वक्त में कमाना, और इसके अलावा तो और भी मुश्किल है। जब आप निकलते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के जहन में क्या होता है? आपने कौन कौन से अवेयरनेस, कौन कौन सा पॉइंटर्स को सबसे ज़्यादा आपने जो है वो जहन में रखा होता है, ये बात ज़रूर जाकर बतानी है फलां घर पे? पहले तो मैं ये कहूँगी कि फील्ड वर्क करना ही बहुत मुश्किल है। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है कि फील्ड वर्क किस तरह करेंगे। तो फिर मैं ये जब हमने काम स्टार्ट किया, शुरू में सोचती थी किस तरह, लेकिन मुझे समझ आया उन्हीं गलियों से निकल के हम घर भी तो जाते हैं, ऑफिस भी तो जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। सो फील्ड वर्क क्यों नहीं कर सकते? लोग बहुत बुरी नज़र से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से उठकर वहीं पे आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रोशनी बाजी से फिर मैं डेटा मीटर रीडर ऑफिसर बन गई हूँ, केई में परमानेंट हो गई हूँ। केई ने इतना अच्छा मौका दिया हमें कि पहले हमने काम करना स्टार्ट किया,
20 घर जो होते थे हमें विजिट करने होते थे, और 20 घर रोजाना 1 से 2 घंटे में। और अब फुल टाइम जॉब है माशाल्लाह से 350 हाउसेस जो मैं रीड करती हूँ। अच्छा, आपने जिक्र किया, शायद एक सवाल करूँगा, आपने अभी जिक्र किया कि जब जाते हैं तो लोग अच्छी तरह से बात नहीं करते, क्या करते हैं लोग? पहले तो बात सुनते नहीं थे और हमें खुद डर लग रहा होता था कि लोगों को किस तरह सेटिस्फाई करेंगे। सबसे बड़ा मसला ही अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, किस तरह पहुंचाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई। लोगों ने बुरा और अच्छा हर जगह होता है, लेकिन फिर अब हमें ऐसा हो रहा होता था कि काफ़ी जब हम गलियों से गुजर रहे होते थे, क्योंकि छोटे छोटे एरियाज होते थे, गोट टाइप जो एरियाज थे, वहाँ लड़ाइयाँ हो रही होती थी। जब हम नॉक करते थे तो वो हमें देखकर चुप हो जाते थे। यही बहुत बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी, लेकिन चैलेंज से अभी शाहजेब से आप हमसे कह रही थी कि जाते हैं वहां पर, तो सबसे ज्यादा ये आप जरूर कहिएगा, हम दोनों भी यही कहेंगे कि अगर जा रही हैं खवातीन तो कम से कम इज्जत से बात करें, दरवाजे ना बंद कर दें। बिल्कुल। और डर भी जाते हैं लोग, खौफजदा भी जाते हैं, तो उसके शाहजेब पे सवाल करें, फिर मैं आगे। मैं इस तरफ आना चाहता था कि रोशनीबाजी जो बेसिकली प्रोग्राम है, इसमें अभी कितनी खवातीन इससे मुंसलिक हैं और स्टार्ट कितने ने किया था, और अब ज़ाहिर तादाद बढ़ती जा रही होगी? पहला बैच जब स्टार्ट हुआ था तो 14 खवातीन थे। अच्छा। और अब माशाल्लाह से वो प्रोजेक्ट जब एंड हो गया, फिर हमें ट्रेनिंग दी गई थी सेल्फ डिफेंस की, इलेक्ट्रिशियन की, मोटर बाइक मेंटेनेंस की। सो उसके बाद अब जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है वो 16 खवातीन, और सॉरी 60। अच्छा, 60। तो अब ये जो जितना भी माशाल्लाह आप लोगों को ग्लोबल अवार्ड भी मिला है जी, माशाल्लाह से इस तरह के इस कैंपेन पर, इस अवेयरनेस प्रोग्राम पर, तो ये जो शाहजेब ने भी सवाल किया, ये भी बहुत अहम सवाल है। और साथ साथ टेक्निकलिटीज में जैसे आप लोगों को सिखाया जाता है कि क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। जब आपने जिक्र किया कि खवातीन वहीं पे पानी होता है, वहीं पर बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं कपड़े धो रही होती हैं, वहीं पे सब कुछ हो रहा होता है, तो क्या चीजें जो लोगों को, खवातीन को पता होना चाहिए, या लोगों को भी फॉर दैट मैटर, क्या चीजें, क्या एहतियाती तदाबीर है जो लोगों को, एक झलक वो दिखाइए कि आप लोगों के घरों में क्यों पहुंचती हैं, क्या कहने के लिए पहुंचती हैं, जरा लोग देखें तो सही, चाहे ताकि कल को आपको कोई मौका तो दे कि हाँ भाई क्या बताने आई हो। बिल्कुल ऐसे ही। पहले तो हम सलाम करते हैं, क्योंकि जब गेट नॉक हो रहा होता है, किचन में भी चूल्हा जल रहा होता है, वो गेट की आवाज सुनकर और आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। ये भी एक सेफ्टी के हवाले से हम बताते थे, कहीं चूल्हा तो नहीं खुला, वेरी नाइस, इस तरह। हाँ, इस तरह नहीं ठीक है, कोई तो कहता था हाँ बस मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, इस तरह करके। सो उनको फिर ना मजा आता था हमारी बात सुनते। कोई निशानी है आपकी, कोई कार्ड है आपका? जी बिल्कुल, कार्ड है, और हमारे पास पंफलेट होते हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, जिस तरह पतीली चूल्हे पे रखकर और आग, और उसमें ऑयल होता है और आग एकदम से भड़क उठती है, उसका हम बता रहे होते हैं। लूज कपड़े ना यूज करें किचन में, उसका हम बता रहे होते हैं। छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें जो सब खवातीन को पता होनी चाहिए जो घरों के अंदर काम कर रही होती हैं। जाहिर है जब आप घर में काम कर रही हैं, आप वॉशिंग मशीन भी इस्तेमाल कर रही हैं, आप जूसेस भी इस्तेमाल कर रही हैं, और आपने प्लग्स के साथ भी खेलना है, सब कुछ करना है, तो आपको ये बेसिक आगाही होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए ये रोशनीबाजी प्रोग्राम का आगाज किया। रोशनीबाजी की तमाम रोशनियों को वेलकम कीजिएगा, लेकिन देखभाल के, एहतियात से, क्योंकि वो भी काम के लिए निकल रही हैं, और हम कल फिर काम से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब अहमद माया खान को दीजिए सब कल तक के लिए इजाजत, और हाँ, शाम को 4 बजे का रिपीट देखना ना भूलिएगा।